हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर पर मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में क्या नया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से अलग अलग जगह पर स्प्रेड हुआ और लोगों ने किस किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पिछले वीडियो में हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि 1920 में फाइनली दिसंबर 1920 में फाइनली नागपुर सेशन में जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था खिलाफत मूवमेंट के साथ, उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था। अब किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं था, पूरा ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। तो अब टाइम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट करने का। तो फाइनली जनवरी 1921 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब देखिए, जब एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों को पता था कि स्वराज के लिए ये मूवमेंट किया जा रहा है, तो उन्हें क्या करना है ये चीज़ें लोगों को बता दी गई थी। लेकिन फिर भी डिफरेंट लोगों ने किस किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, जो मिडिल क्लास पीपल थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी जी ने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि हमें लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो जो लोग थे, मिडिल क्लास पीपल, जो शहरों में रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने स्कूल्स में जाना छोड़ दिया। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दी गई। जो लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने कोर्ट्स जाना छोड़ दिया। वो लोग किसी भी तरीके के केसेस उस टाइम पर नहीं लड़ रहे थे। यानी कि ना ही तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, ना ही किसी भी तरीके के जो लॉयर्स थे वो कोर्ट जा रहे थे। इसके अलावा जो टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को दिए हुए थे, जो इंडियन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वो टाइटल्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिए। तो इस तरीके से जो है कुछ लोगों ने बॉयकॉट करने का तरीका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में निकाला। मैंने आपको बताया था कि 1920 में नवंबर में कुछ काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, जिनका पहले बॉयकॉट करने से कांग्रेस भी हिचकिचा रही थी। लेकिन बाद में जब इस मूवमेंट को पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो इस मूवमेंट को, यानी कि जो काउंसिल इलेक्शंस थे, इनका भी बहिष्कार किया जाने लगा, इनका भी बॉयकॉट होने लगा। सो फ्रेंड्स, इसमें भी एक एक्सेप्शन था, और वो एक्सेप्शन था मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से उन्हें वो राइट्स मिलेंगे जो केवल ब्राह्मण्स को मिलते हैं। इस वजह से, इन राइट्स की वजह से उन लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट उन्होंने नहीं किया। ये तो बात हो गई हमारी पॉलिटिकल लेवल पर कि किस तरीके से लोगों ने बॉयकॉट किया, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया। जो हमारे लॉयर्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने बॉयकॉट किया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल लेवल पर कि इकोनॉमिकल लेवल पर क्या क्या असर हुए और किस किस तरीके से लोगों ने चीज़ों को बॉयकॉट किया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ हुई थी वो थी, लोगों ने जो बाहर से आने वाली इम्पोर्टेड चीज़ें थी उनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। और जो लिकर शॉप्स थी, यानी कि जो शराब की दुकानें थी, उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग आपके लिए न्यू वर्ड है और इसका मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर एक तरीके का प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में ये होता है कि जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे होते हैं, उस तरफ जाने वाले रास्तों को ही आप बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उस टाइम जो है लिकर शॉप्स जी थी, उनकी पिकेटिंग की गई, वहाँ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो विदेशी कपड़े थे, जो इम्पोर्टेड बाहर से क्लोथ्स आ रहे थे, ड्रेसेस आ रही थी, उनको ही पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पर विदेशी कपड़ों को एक ढेर बना के पूरा हीप बना दिया जाता था और उसमें जो है आग लगा दी जाती थी, यानी कि विदेशी कपड़ों की एक तरीके से होली जलाई जाती थी।
काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे भी आए हैं, काफ़ी सारी जगह ऐसे भी देखने को मिला है कि लोग जो है गलियों में घुमा करते थे और कपड़ा लेके जाते थे कि आप इसमें विदेशी कपड़ों को डालिए, और लोग जो है अपने घरों में से विदेशी कपड़ों को फेंकते थे और उसके बाद उन सारे कपड़ों को जला दिया जाता था। यानी कि विदेशी सामान और विदेशी कपड़े जो थे उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया, पूरी तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया गया। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1921-22 में जो इंपोर्ट हो रहा था, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, चाहे वो विदेशी सामान हो या विदेशी कपड़े हों, उनका इंपोर्ट आधा रह गया था। यानी कि उससे जो होने वाला प्रॉफिट था, जो इंपोर्ट पहले होता था, उसकी जो प्राइस थी वो लगभग 102 करोड़ रुपए थी, जो घटकर उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़ यानी कि 57 करोड़ ही रह गई। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन ये जो मूवमेंट लोग कर रहे थे, लोग जिस तरीके से चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे थे, ये आंदोलन, ये मूवमेंट धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ने लगा, लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी। और उसके भी कुछ रीजंस थे। रीजंस ये थे कि लोगों ने जब विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना शुरू किया, उसको बॉयकॉट किया, तो उसकी जगह पर वो दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे थे और वो था खादी। खादी का कपड़ा जो था बहुत ज़्यादा महंगा था, और जो फैक्ट्रीज में कपड़ा बनता था वो बहुत जल्दी बनता था और काफ़ी सस्ता था, तो लोग बहुत दिन तक खादी को इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन जब तक लोगों ने खादी को इस्तेमाल किया और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, तब तक जो इंडियन वीवर्स थे और जो हैंडलूम कंपनीज थी, जो हैंडलूम फैक्ट्रीज थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, उनकी जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई रहने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खादी बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो लोग उस खादी को बहुत ज़्यादा टाइम तक खरीद पाने में असमर्थ रहे, लोग उसे नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम लोगों की कंडीशन वैसे ही खराब थी, तो वो बहुत टाइम तक इतनी महंगी खादी को परचेज नहीं कर सकते थे। ये था एक रीज़न। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था, हमने ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन थे उनका बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, हम लोग कोर्स नहीं जा रहे थे, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे थे, टीचर्स जो है पढ़ाने नहीं जा रहे थे, इस तरीके से विदेशी जो सामान था उसका हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह बहुत ज़रूरी था कि इंडियन इंस्टीट्यूशन को तुरंत इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन जो वो प्रोसेस था वो बहुत धीमा था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि स्टूडेंट अगर ब्रिटिश स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो बहुत टाइम तक स्कूल्स को छोड़ दें। तो इसीलिए ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा शहरों में, और स्टूडेंट्स ने वापस से कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए, यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर ली, वापस से जो वकील थे वो कोर्ट जाने लगे, केसेस शुरू हो गए, क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट था वो बहुत धीमे धीमे हो रहा था। तो ये दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो शहरों में धीमा पड़ने लगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने शहरों की बात की, लेकिन फ्रेंड्स गांवों में भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैला। जो भी फार्मर्स थे, पीजेंट्स ग्रुप्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में पूरी तरीके से हिस्सा लिया। अवध में बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, सन्यासी होने से पहले वो एक एज अ इंडेंचर्ड लेबर काम करते थे। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है गिरमिटिया मजदूर, यानी कि ऐसे मजदूर जिन्हें काम करने के लिए इंडिया से फिजी, गुयाना ऐसे बाहर के देशों में ले जाया जाता था। इनके बीच में एग्रीमेंट होता था और इसलिए इन लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यानी कि इंडिया से लेके गए बाहर के देशों में और वहाँ पर जो है उनसे काम करवाया जाता था, तो इसलिए वो ये कहलाते थे। और वो ये जानते थे कि मजदूरों की कैसी हालत होती है, इस वजह से वो इस मूवमेंट में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बाबा रामचंद्र ने लोगों को अवेयर किया इस मूवमेंट के बारे में और उन्हें बताया, जो ताल्लुकदार थे और जो जमींदार थे, जो लोगों से टैक्स वसूल कर रहे थे, वो उसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि इन टैक्सेस को, ये बेफिजूल के टैक्स हैं और इन्हें बंद किया जाए। और इसके खिलाफ उन्होंने इस मूवमेंट में जो है पीजेंट्स, फार्मर, इन सभी के साथ जो है पूरी तरीके से हिस्सा लिया। उसी टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया। वो अवध विजिट करने के लिए आए और उन्होंने 1920 में बाबा रामचंद्र के साथ एक किसान सभा बनाई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक महीने के अंदर इस किसान सभा की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस आसपास की जगहों पर फैल गई। जब 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सभी ने ये कोशिश की कि किसानों को भी इस तरीके से इस मूवमेंट में लाया जाए,
किसान पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, लेकिन जब 1921 की बात आई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उनको शामिल करने की बात आई, तो जो किसानों का मूवमेंट था वो एक अलग ट्रैक पर चल रहा था। गांधी जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था वो था सत्याग्रह का नॉन वायलेंस आइडिया। वो हर तरीके से नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन किसानों का जो मूवमेंट है वो एक वायलेंस की तरफ जा रहा था और वो एक अलग ही ट्रैक पर था, जिससे कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाखुश थी। तो उन्होंने उस टाइम पर उस चीज़ को बिल्कुल शांत रहने दिया। और बाद में जब गांधी जी ने कहा कि आप सब लोग रुक जाइए, यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा और जो किसानों की ज़मीन है वो किसानों को वापस कर दी जाएंगी, तो इस तरीके से किसानों को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल किया गया। हमने गाँवों के बारे में पढ़ा कि गाँवों में जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो गाँव में पीजेंट्स थे उनका जो मूवमेंट था वो किसी और ही ट्रैक पर जा रहा था, जो कि थोड़ा वायलेंट हो चुका था, लेकिन उसे बाद में गांधी जी ने शांत किया। उसके बाद जो है हम लोग ट्राइबल एरियाज पर पहुंचते हैं। जो हमारे आदिवासी लोग थे उन लोगों के लिए स्वराज का उन्होंने एक अलग ही मतलब निकाल लिया। 1920 की स्टार्टिंग से ही आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला आंदोलन चल रहा था और ये गुरिल्ला मूवमेंट जो है काफी ज्यादा वायलेंट हो चुका था और कांग्रेस इस मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं वो पूरी तरीके से जंगल्स पर निर्भर करते हैं और जब जंगल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया कि आप जंगल्स में नहीं जा सकते और किसी भी तरीके से उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी। उन्हें लगा कि उन्हें जो है उनके जो राइट्स हैं उनसे दूर किया जा रहा है, उनसे उनके राइट्स को छीना जा रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से विरोध करने का निश्चय कर लिया कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। ट्राइबल एरियाज में भी उनके एक लीडर थे, उनका नाम था अल्लूरी सीताराम, जो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जिनके पास कुछ मिरेकल पावर्स हैं, जिन्हें ना गोली मार सकती है और जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो वो अपने आप को ऐसा मानते थे, लेकिन वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने ट्राइबल एरियाज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने के लिए और खादी पहनने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अल्लूरी सीताराम जी का मानना था कि केवल अहिंसा के बल पर ही, नॉन वायलेंस के बल पर ही हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। हमें इसके अलावा बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है और उसी के बल पर जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। नो डाउट वो गांधी जी से इम्प्रेस थे, लेकिन वो नॉन वायलेंस के पक्ष में भी नहीं थे। तो उन्होंने गुड़ेम की पहाड़ियों में जो भी पुलिस स्टेशंस थे और जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन पर हमले करना शुरू कर दिया और जो उनका गुरिल्ला मूवमेंट था वो पूरी तरीके से वॉयलेंट मूवमेंट बन चुका था। तो ये जो था, ये था हमारा ट्राइबल एरियाज का मूवमेंट कि उन लोगों ने किस तरीके से जो स्वराज था उसका मतलब निकाला। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि हर जगह रहने वाले हर इंसान के लिए स्वराज, इंडिपेंडेंस का मतलब अलग अलग था। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। असम में रहने वाले जो प्लांटर्स थे, असम में जो बागानों में जो लोग किसान रहा करते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से बाहर निकलना। 1859 का जो इमिग्रेशन लैंड एक्ट था उसके अकॉर्डिंग वो जो बागानों में काम करते थे वो उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। तो उनके लिए उन बागानों से बाहर निकलना ही उनके लिए स्वराज था। तो जैसे ही उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, उन लोगों ने बागान छोड़ने शुरू कर दिए। वो लोग बागान छोड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब गांधी युग आ चुका है, हम लोग अपने गाँवों में जाएंगे और हमें हमारे गाँवों में ज़मीनें मिल जाएंगी। उन लोगों के लिए छोटी सी चीज़ थी और यही उन लोगों के लिए स्वराज था। उन्होंने वहाँ से बागान छोड़े असम से और वो लोग अपने गाँवों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर रेलवेज में भी स्ट्राइक थी, तो वो लोग बीच रास्ते में फंस गए और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की गई। तो इस तरीके से जो प्लांटर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब कुछ अलग था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नेशन वाइड लेवल पर शुरू किया गया और चांसेस ये थे कि इस मूवमेंट को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग हर किसी के लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल अलग अलग था। तो इतनी सारी भीड़ को एक साथ समझाना कि आखिर में स्वराज है क्या, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हुई। इस वजह से ये मूवमेंट थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन
इस मूवमेंट से लोगों को ये जरूर समझ में आ गया कि हमें आगे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, और ये मूवमेंट अभी चल रहा था। लेकिन 1922 में 4 फरवरी 1922 पीजेंट्स का एक ग्रुप था, किसानों का पूरा एक झुंड था, जो कि गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहां से वो लोग जा रहे थे। तो ये लोग पुलिस स्टेशन के पास आए और पुलिस और इस पीजेंट्स का जो ग्रुप था, फार्मर्स का जो ग्रुप था, इन लोगों के बीच में एक टकराव हो गया। जो किसानों का ग्रुप था उन लोगों ने पुलिस वालों को अंदर बंद कर कर उसमें जो है आग लगा दी। बाहर खड़ी हुई जीप्स में, बसेस में आग लगा दी गई, जिसमें 3 सिविलियंस और 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी को जब इस बारे में पता चला कि ये मूवमेंट इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से वायलेंस क्रिएट की जा रही है, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया और उसे बंद कर दिया। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद किया जाता है। तो इस वायलेंस ने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि गांधी जी इस मूवमेंट को रोक दे, और उन्होंने इस मूवमेंट को रोक भी दिया। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस किस तरीके से लोगों के बीच में आगे बढ़ा और किस किस ने क्या क्या तरीकों से स्वराज का मतलब निकाला। कुछ लोग गांधी जी के नाम पर हर चीज़ को सही ठहरा रहे थे, और कई जगह कांग्रेस जो है लोगों का सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, और वो सपोर्ट वहां पर नहीं कर रही थी जहां पर वायलेंस बहुत ज़्यादा था, और उस टाइम पर वो चीज़ बिल्कुल ठीक भी थी। आई होप ये चीज़ आपको और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब आपके लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो है फ्रेंड्स अनअकैडमी। आप लोगों ने अभी तक मुझे अगर अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है आप वो विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ मैं क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ, दोनों क्लास के लिए, और मैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ। मेरी सारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस हैं, तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मेरे से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। सो डोंट फॉरगेट, मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं कर पाते, इसे यूज़ किस तरीके से करना है, या फिर अनअकैडमी ऐप को हमें किस तरीके से उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगी, एंड सेकेंड चीज़ अनअकैडमी ऐप के कुछ फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी ऐप को यूज़ करना बहुत ईजी है। आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं करना है, सिर्फ इजीली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है एंड वहां पर अनअकैडमी आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर जो आपके लिए आएगा वो अनअकैडमी लर्नर ऐप आएगा, और आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप को ही डाउनलोड करना है। ठीक है, आप सभी को प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने आते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देन उसके बाद जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आपके फ़ोन पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एंड आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, और उस OTP से आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। लैंग्वेज चूज़ करके आपको बताना है कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9th, क्लास 10th, और वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, वो आपको वहाँ पर जो है जस्ट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर आपसे आपका नाम वगैरह सब पूछा जाएगा, वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, एंड वहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, तो वो क्लासेस आपको अनलॉक करने के लिए फर्स्ट टाइम में आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड जो है वो है भारती, जस्ट सिंपल माय नेम, भारती G and 10। ये पूरा कैपिटल लेटर्स में है, भारती G10। ठीक है, ये मेरा कोड है, और आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं फ्री प्लान्स को अनलॉक करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जो फ्री लाइव क्लासेस हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का जो फीचर है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, और आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको वहाँ पर वो सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपको किसी भी अनदर ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सारा कोर्स जो है वो कवर कर सकते हैं।
ओके अगर आप चाहें, आपने किसी पर्टिकुलर एजुकेटर के बारे में सुना हो जो अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, तो आप उनका नाम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, और जैसे आप उनका नाम सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। और मेरी प्रोफाइल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। ओके देखिए, यहाँ पर केवल फ्री लाइव क्लासेस ही आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं उसके बाद आप उसकी टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डेज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा अनअकैडमी पर एक सब्जेक्ट का केवल एक ही बैच नहीं होता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं और कई सारे बैचेस भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी सबसे अच्छे एजुकेटर लग रहे हैं आप उन्हें जाकर फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लासेस को इजीली जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के कुछ फीचर्स भी हैं, जस्ट लाइक आप जो है लाइव क्लास ले रहे हैं और आपकी कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप रेज हैंड का ऑप्शन जो है क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही वहां पर आप लोग की लाइव क्लास शुरू होगी तो चैट बॉक्स के साइड में एक ऐसा वहां पर आइकन बना होगा, ठीक है, जो रेज हैंड का ऑप्शन होता है। आप जैसे ही रेज हैंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं। उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने हैंड रेज किया है, और उनके पास आपकी एक ऑडियो कॉल का भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ वो लोग बात भी करेंगे। तो आप चैट के थ्रू या बात करने के थ्रू आप कैसे भी अपने डाउट्स जो है लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है अनअकैडमी का। एंड दूसरी चीज़ कि आपको कोई डाउट पूछना है तो चैट बॉक्स की जगह वहाँ पर एक क्वेश्चन बॉक्स अलग से बना दिया गया है, जिसे आस्क का डाउट हम लोग कहते हैं। वहाँ पर इस क्वेश्चन बॉक्स में रेज अ हैंड, ऊपर रेज अ हैंड वाला जो हमारा आइकन है उसके ऊपर ही ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप जो है इसमें अपना कोई आपका क्वेश्चन है उसकी इमेज अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसे जो है सेंड कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपके एजुकेटर के पास अलग से पहुंच जाएगा और वो उसे इजीली देख सकते हैं और आपको बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अनअकैडमी के फीचर्स समझ में आ गए हो, अनअकैडमी आपको किस तरह यूज करना है ये आपको समझ में आ गया हो। सो रेस्ट फॉर टुडे, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मूवमेंट है क्या, और इस मूवमेंट ने किस तरीके से लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था और लोगों ने इसमें कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।